हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से अपन जेट के पुराने जो मॉडल पेपर हैं इसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले अपन जो पेपर सॉल्व करेंगे वो 2011 से लेकर 2021 तक के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में हम जो 2002 से लेकर 2010 के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको विथ आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। क्लास ख़त्म होने के बाद में ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो ये लाइव चैट बॉक्स है, ये जो कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट 2011 का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बड़े ही हार्ड हैं, आप लोगों को सही तरीके से इनका अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अपन प्रश्न और उसके उत्तर की डिस्कस करेंगे। बाकी अन्य डिस्कस के लिए अपन अलग क्लास लगाते हैं, वो रोज़ाना शाम को 5 बजे होती है, जिसमें मैं 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो इसके लिए आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान राज्य में कितने कृषि जलवायु खंड हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 10। तो राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर शस्य जलवायु खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? शस्य जलवायु खंडों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी, ए है आपका जलोढ़, बी है आपका रेगिस्तानी, सी है काली और डी है लाल। साथ के साथ आपको कमेंट करके भी बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं राजस्थान की मृदाओं की मिट्टी की अगर बात करें अपन तो राजस्थान की मृदाओं की जो मिट्टी है वो रेगिस्तानी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर पूछा गया है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना हिस्सा है? आप लोगों को साथ के साथ कमेंट करना है बेटा। ए है आपका 6.41, बी है आपका 8.11, सी है आपका 10.41 और डी है आपका 12.31। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है। लगभग 10.41% क्षेत्रफल जो है वो पूरे भारत का राजस्थान के अंदर है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की संख्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राजस्थान की फसल सघनता पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है 120%, बी है 125%, सी है 130% और डी है 132%। तो यहाँ पर फसल सघनता की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 130%। ठीक है, राजस्थान की फसल सघनता की बात करते हैं तो 130% हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, आईसीआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ पर स्थित है? ए है आपका जयपुर में, बी है आपका नई दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है चेन्नई। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सबको पता है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि चावल की संकर किस्म बतानी है आपको। ए है जया, बी है PR स्टेन, सी है पूसा सुगंध 5 और डी है IR 64। कमेंट करके बताना है चावल की संकर किस्म की बात करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर आएगा PR स्टेन। जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है बेटा सभी का सही जवाब है। ठीक है, और फिर से बता देता हूँ, अब रोज़ाना ठीक सुबह 9 बजे ये पेपर मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, भारत में किस फसल की GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है? ए है आपका चावल, बी है मक्का, सी है कपास और डी है सोयाबीन। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? भारत में किस फसल में GM फसलों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से यानी कि कपास। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चिकोरी किस फसल से संबंधित है? चिकोरी किस फसल से संबंधित है? ए है आपका बाजरा, बी है मसूर, सी है बरसीम और डी है तिल। यहाँ पर बात करते हैं, चिकोरी एक प्रकार का खरपतवार है और चिकोरी खरपतवार के बारे में अगर बात करें तो चिकोरी जो है वो किसका खरपतवार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो जिन बच्चों ने यहाँ पर बरसीम जवाब दिया है सभी का सही जवाब हो जाएगा बरसीम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया, 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल बतानी है। ए है आपका मूंगफली, बी है सोयाबीन, सी है सरसों और डी है तिल।
उत्पादन की दृष्टि से बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन 9 में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी तिलहनी फसल का होता है। जिन बच्चों ने सोयाबीन जवाब दिया है बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसके अंदर पूछा गया है पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो आर्नोन और स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर निकोलस नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में बताया था। बिल्कुल यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर ऑप्शन नंबर से यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 17 पोषक तत्वों की, पहले 16 थे, फिर 17वां पोषक तत्व जो था वो निकल की खोज की गई, धान के लिए आवश्यक माना जाता है। अगला यहाँ पर पूछा गया है अमोनियम सल्फेट में सल्फर का अंश बताना है आपको। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है। ए है आपका 18%, बी है आपका 20%, सी है 22% और डी है 24%। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दिया है 24%, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। 24% सल्फर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है कि तोरिया और सरसों के लिए बीज दर बतानी है। तोरिया और सरसों, तोरिया भी आपके सरसों के कुल से ही संबंधित है। ए है आपका 2 से 3 किलोग्राम, बी है 5 से 6 किलोग्राम, सी है आपका 8 से 9 किलोग्राम और डी है आपका 10 से 12 किलोग्राम। तोरिया व सरसों के लिए बीज दर, यहाँ पर बात करते हैं तोरिया व सरसों के लिए बीज दर की। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 12 का 2, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। 5 से 6 किलोग्राम बीज दर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है। एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका धान, बी है सूरजमुखी, सी है कपास और डी है गन्ना। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो एट्राजीन शाकनाशी है उसका प्रयोग किस फसल में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट करके बताना है। बिल्कुल बेटा जिन बच्चों ने यहाँ पर कमेंट किया है गन्ना, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि पीएच 8.5 से कम, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो 4 डेसीसाइमेन से अधिक तथा ईएसपी यानी कि मिनिमल सोडियम परसेंटेज जो है वो 15 से कम वाली जो मृदाएं हैं वो क्या कहलाती है। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा या अम्लीय मृदा। कमेंट करके बताना है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है आपके। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं लवणीय मृदा। जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत में N+P2O5 + K2 यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रति हेक्टर खपत कितनी है ये बतानी है। लगभग कितनी खपत है। ए है आपका 90 किलोग्राम, बी है 102 किलोग्राम, सी है 117 किलोग्राम और डी है 128 किलोग्राम। भारत में NPK की खपत की बात करते हैं तो लगभग कितनी खपत हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है बेटा, लेकिन आ सकता है आपके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 128 किलोग्राम। हालांकि ये जो अब मात्रा है ये 128 किलोग्राम से बढ़ गई है, अब ये अब लगभग 150 किलोग्राम के समथिंग हो चुकी है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर पूछा गया है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए है आम, बी है केला, सी है नींबू वर्गीय और डी है अमरूद। सबको पता है भारत में किस फल का उत्पादन होता है। फल के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन तो आम का होता है। ठीक है, विश्व के संदर्भ में पूछे तो विश्व के संदर्भ में आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ये बुक की थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रह गई थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो तो वापस से टाइप हो गया कि भारत में किस फल का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग टाइप हुए हैं और क्वेश्चन अलग टाइप हुए हैं। ये खाद्यान्न का उत्पादन या इसका दलहन का उत्पादन पूछा गया था, तो इस प्रश्न को अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है अंगूर है एक उष्णकटिबंधीय फल, शीतोष्ण फल, उप उष्णकटिबंधीय फल और डी है शुष्क फल। अंगूर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है बेटा, अंगूर कौन सा फल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अंगूर की, तो अंगूर जो बेटा कौन सा फल हो जाएगा, उप उष्णकटिबंधीय फल। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर से, बिल्कुल सबका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है कि गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है। ए है आपका बेर, बी है अमरूद, सी है फालसा और डी है कटहल। गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है।
गरीब लोगों के फल की बात करते हैं, बिल्कुल जिन बच्चों ने गरीब लोगों का फल जवाब दिया है बेर, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शुष्क फलों का राजा भी बेर को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेब की व्यापारिक प्रवर्धन की विधि बतानी है। सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि, ए है आपका बीज, बी है क्रंथन, सी है कलम लगाना और डी है भेंट कलम। सेब की व्यापारिक प्रवर्धन, बिल्कुल सेब के अंदर अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में से आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो प्रवर्धन किया जाता है वो कलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पपीते के फल का खाने योग्य भाग बताना है। बहुत बार टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ पपीते का खाने योग्य भाग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है पपीते के फल का खाने योग्य भाग, ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। आम का भी बेटा मध्य फल भित्ति ही होता है, लहसुआ का भी मध्य फल भित्ति ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अगला यहाँ पर बात करते हैं, दिया गया है कि निम्न में से कौन सी आम की संकर किस्म है। ए है आम्रपाली, बी है केसर, सी है अल्फांसो और डी है फजली। संकर किस्मों से संबंधित बेटा, आम की संकर किस्मों से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22वें क्वेश्चन में जिन बच्चों ने जवाब दिया है आम्रपाली, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। आम्रपाली आम की एक संकर किस्म है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर पूछा गया है कि सब्जी उत्पादन की दृष्टि से सब्जी की प्रतिदिन, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। ए है आपका 200 ग्राम, बी है 250 ग्राम, सी है 300 ग्राम और डी है 350 ग्राम। यहाँ पर बात करते हैं सब्जी उत्पादन की, कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं सब्जी की प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है वो लगभग 300 ग्राम होती है। कितनी होती है? लगभग 300 ग्राम होती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भिंडी किस कुल से संबंधित है। भिंडी किस कुल से संबंधित है। ए है आपका सोलेनेसी, बी है अम्बेलिफेरी, सी है मालवेसी और डी है क्रूसीफेरी। भिंडी किस कुल से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं भिंडी की, तो भिंडी जो है बेटा किस कुल से संबंधित हो जाएगा। जिन बच्चों ने भिंडी का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे बेटा, आपके भी आएंगे जो इजी आएंगे, बहुत ज़्यादा इजी होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो थोड़े से टफ होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा टफ होंगे, है ना। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होंगे और थोड़े से टफ होंगे वो ही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे। अगला यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है विश्व में फूल गोभी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। ए है अमेरिका, बी है बी है भारत, सी है चीन और डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। बिल्कुल 25 में बच्चे राइट आंसर देते हैं भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत के संदर्भ के अलावा राजस्थान जो है, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा गोभी का उत्पादन होता है। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया गया है। बंद गोभी की बीज दर बतानी है आप लोगों को। बंद गोभी की बीज दर, जिसको अपन पत्ता गोभी या केबेज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 200 किलोग्राम, बी है 400 किलोग्राम, सी है 600 किलोग्राम और डी है 800 किलोग्राम। बंद गोभी की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होगी। बंद गोभी, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं बंद गोभी या केबेज की, तो केबेज या बंद गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म केपीटाटा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर की बात हो जाएगी। बंद गोभी की बीज दर जो है कितनी रखी जाती है। बिल्कुल बंद गोभी की बीज दर रखी जाती है क्वेश्चन नंबर 26 का बे, यानी कि 400 जो बीज दर होती है वो 400 ग्राम होती है, किलोग्राम नहीं है बेटा, ग्राम करना है यहाँ पर। कितनी होगी? 400 ग्राम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर दिया गया है कि फलों के परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। फलों के परिरक्षक के रूप में ये है आपका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मोनोसोडियम फास्फेट और CMC। यहाँ पर बात करते हैं अपन फलों के परिरक्षण में, बिल्कुल सबको पता है सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें बे आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए है आपका दूध, बी है अंडा, सी है ऊन और डी है मछली। यहाँ पर सबको पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है से, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा बेटा। आगे बात करते हैं अपन, संपूर्ण देश में किसकी संख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। संपूर्ण देश में किसकी संख्या में राजस्थान का, यानी कि इनमें से कौन सा पशु है जो सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ए है आपका भेड़, बी है बकरी,
सी है भैंस और डी है गो पशु। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि भेड़ का उत्पादन जो है ऊन का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, तो बच्चे समझते हैं कि हाँ यानी कि मतलब जो भेड़ है उसकी सबसे ज़्यादा संख्या है वो राजस्थान में ही होती होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर जो पाई जाती है पशु वो आपका बकरी पाया जाता है और भेड़ जो है वो तेलंगाना के अंदर है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? ए है 8%, बी है 10%, सी है 12% और डी है 14%। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 30, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो अभी वर्तमान के अंदर जो हिस्सेदारी है बेटा वो कितनी परसेंट है? 12% है। ठीक है, अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 10% दे रखा है, लेकिन उस समय 10% था, लेकिन अभी 12% है। तो अभी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ध्यान रखना है 12% योगदान है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर दिया गया है कि देश में पशुधन की कुल संख्या बतानी है आप लोगों को। ए है 485 मिलियन, बी है 500 मिलियन, सी है 515 मिलियन और डी है 525 मिलियन। यहाँ पर बात करते हैं अपन देश में पशुधन की कुल संख्या की। तो पशुधन की कुल संख्या की देश के अंदर पूछी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 31 का दे, यानी कि 525 मिलियन टन। मिलियन टन में नहीं होगा, मिलियन में होगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अभी जो नई रिपोर्ट आई है पशु गणना की, वो ज़रूर से आप लोगों को देखना है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए है बीकानेर में, बी है करनाल में, सी है लुधियाना में और डी है हिसार में। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, बेटा कमेंट करके जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बात करते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर पूछा गया है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन दूध की कितनी आवश्यकता होती है? 150 ग्राम, 200 ग्राम, 280 ग्राम या 300 ग्राम। सबको पता है कि सब्जी और दूध की लगभग बराबर मात्रा की आवश्यकता होती है। कितना आंसर हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि 300 ग्राम। ठीक है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहले जो आवश्यकता होती थी वो 280 ग्राम होती थी। ठीक है, तो आपके जो आंसर की है उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, लेकिन आपको उसको ठीक करना है और वहाँ पर आपको डी करना है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया है गाय की द्विउद्देशीय नस्ल बतानी है आपको। कौन सी गाय की द्विउद्देशीय नस्ल होगी? ए है आपका गिर, बी है साहिवाल, सी है थार पारकर और डी है रेड सिंधी या लाल सिंधी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का अगर बात करें तो थार पारकर। ऑप्शन नंबर से जिन बच्चों ने जवाब दिया है सभी का सही हो जाएगा बेटा थार पारकर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग जो है वो किस कारण होता है? ए है फफूंद, बी है प्रोटोजोआ, सी है जीवाणु और डी है वायरस। जवाब देना है मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग किस कारण होता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है। एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। एकमात्र ऐसा रोग है जो पशु से मनुष्य और मनुष्य से पशु में फैलता है और इसको जूनोटिक रोग के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें दिया गया है यहाँ पर मनुष्य के मांस से किस रोग का संचरण होता है? ए है आपका एंथ्रेक्स, बी है तपेदिक, सी है बोटुलिज्म और डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के मांस यानी कि स्किन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है क्योंकि मनुष्य से संबंधित प्रश्न अपने नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उस समय तो 2010 में पूछ लिया था। अब यहाँ पर पूछा है मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? 0 से 3 डिग्री सेल्सियस, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस और 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो मांस की बात करते हैं, मीट जो है उसको अगर प्रिजर्व करने की बात करें तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 से 3 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही, सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक कौन सा होगा? ए है यूरिया, बी है साबुन का पाउडर, सी है शर्करा और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38
क्वेश्चन नंबर 38, दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा होती है, मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा या फैट परसेंट भी इसको बोल सकते हैं अपन, 70%, 80%, 90% या आपका 95%, 90% या 95%। क्वेश्चन नंबर 39 का जिन बच्चों ने जवाब दिया है 80%, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा बेटा। 80% के समथिंग इसमें चर्बी की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, पूर्णतः गाय के दूध से बने खोआ में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जवाब देना है, गाय से दूध से बने खोया या खोआ जो होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आएगा बेटा, बिल्कुल जिन बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी 15%, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूं और पीडीएफ जो है उसमें 40 के 40 क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो ध्यान रखना है आप लोगों को, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें ध्यान रखना है, उसमें ए नहीं आएगा उस ऑप्शन, उसमें जो संख्या है आपकी वो कितनी है बेटा, 10 है ना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ जो बुक्स होती है बेटा उसमें एक आध माइनर मिस्टेक आना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो एक तो उसको ठीक करना है आप लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे जो प्रश्न हैं उनके राइट आंसर दे रखे हैं। दूध की बात करते हैं तो उस समय जो दूध की उपलब्धता है थी वो 280 मानी जाती थी, लेकिन अब 300 है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक इस प्रश्न को भी आपको ठीक करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो पेपर है आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर से मैं पेपर लेके आऊँगा सन 2012 का, इसको शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेपर टफ था, जब मैंने दिया था तभी ये पेपर पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो फिर से मुलाकात होगी अपनी ठीक शाम को 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।